शुभ संध्या बच्चों। थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। चलिए, आज हम लोग अपने हिंदी के क्लास में पहली बार मिल रहे हैं। ठीक। और हिंदी के क्लास में आप लोग एक बात याद रखें, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे नॉर्मली हम लोग 5 मानते हैं मुख्य सब्जेक्ट, जिसमें कि छठा आपका एक ऐच्छिक विषय होता है। तो ये जो है स्वाति प्रिया कर रही हैं, आज क्लास है क्या? हाँ, मैसेज नहीं मिला था आप लोगों को, नोटिस भेजा गया था कि आज हिंदी की क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है, आज हिंदी के क्लास में हम लोग मिल रहे हैं, देख रहे हो आप। ठीक। शिवम कुमार बोल रहे हैं, नहीं सर, नोटिस आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। जल्दी से आप लोग अपना कॉपी और कलम सामने रखें। और आज जो हम लोगों का हिंदी वाला होने वाला है जो हिस्सा, वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी महत्वपूर्ण। ये केवल आपको आपके बोर्ड परीक्षाओं में ही केवल काम नहीं देगा, बल्कि आप अगर आगे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इन सब टॉपिक्स के प्रश्न आते हैं, जहाँ हिंदी एक विषय के रूप में पूछा जाता है। तो शिवम कुमार कह रहे हैं कि सर सैटरडे और संडे हिंदी होगा सर। हाँ शिवम, बिल्कुल सैटरडे और संडे को हिंदी होगी। ठीक। और आज जो है हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में, मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा, और फिर जैसे पहला हम लोग जो काम करेंगे वो पहले समझा दे रहा हूँ। ठीक। देखिए, हिंदी अब सबसे पहले समझें कि हम लोग हमेशा हिंदी को विषय मानते ही नहीं हैं, पहली भूल। ठीक। और आज के समय में आप हिंदी में अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ये आप अपने 10th के भी रिजल्ट में देख चुके होंगे कि आप जितना नहीं मेहनत किए उसके बावजूद भी आपको अच्छा मार्क्स आया। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लें तो आप मानिए कि हिंदी का मार्क्स जो है आपका, वो मैथ के अराउंड आपको मिल सकता है। आराम से आप 90 प्लस ला सकते हैं। और याद रखना है आपका 3 सब्जेक्ट, एक तो हिंदी, ठीक, एक हिंदी। अब ये नहीं कहना कोई सर हिंदी के क्लास में आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, अभी बस विषय को समझा रहा हूँ। हिंदी 100 मार्क्स का, दूसरा आपका मैथ हो गया, ये भी 100 मार्क्स का है, और तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। तो अगर हम लोगों को मोदी जी की तरह नारा अगर देना है कि अब की बार 400 पार, तो फिर इन 3 सब्जेक्ट में आपको अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा। और ये अपना टोटल कितने अंकों का हो रहा है? 300 का। और अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें, और इन तीनों सब्जेक्ट का सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि यहाँ पर आपको 50 प्रश्न जो होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, और वो भी कितनों में? तो 100 में आपको 50 करना होता है। 100 में आपको जवाब देना है कितने का? 50 का, जिसको कि हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब रही बात कि सर आपने बताया कि ये क्यों जरूरी है। ठीक। तो उसके लिए अब समझ लीजिए कि मान लो मैथ आपका जानते हो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ में अगर आप 90 प्लस लाते हैं, हिंदी में भी आप थोड़ा सा मेहनत अभी से करना शुरू कर दें। और मैं ज़्यादा नहीं, बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश को प्रत्येक दिन क्लास के अलावे आधा घंटा अगर समय दें, तो याद रखना आप इन दोनों सब्जेक्ट में आराम से 90 प्लस कर सकते हो। ठीक। तो ये रहा आपका 90 प्लस। ये 3 विषयों में आप बहुत इजीली जो है 90 प्लस कर सकते हो। और अब हम लोग अगर देखें तो अपना 90 प्लस करते हैं तो अपना मार्क्स बनता है इन 3 सब्जेक्ट में 270 प्लस आउट ऑफ 300। तो 300 में अगर 270 प्लस यहाँ से लाते हैं, ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ,
आप मैथ में अच्छा करना चाहो, आराम से आप 97, 98, इवन 100 भी ला सकते हो। बस थोड़ा सा चीज़ों को आप समझ समझ के और जो हम लोग बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। तो हिंदी में भी आप आराम से 50 नंबर आपका ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला। इस 50 में तो आपको बिल्कुल 50 में 50 करके आना होता है, और करके आएंगे भी आप लोग, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बस जैसे आपको बता रहा हूँ उस तरह से काम करना है। अभी हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को पहले समझ लेते हैं, इसमें किस तरह से काम करेंगे, फिर हम अपने विषय के साथ आते हैं, जो भी विषय वस्तु है। दूसरी बात, अब आप देखो कि मैथ में आप आराम से 95, 97 जितना बेहतर करोगे तो आप ला सकते हो। दूसरा विषय हिंदी आ रहा है, यहाँ भी आप 90 प्लस इजली ला सकते हो, क्योंकि 50 मार्क्स तो आपका हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, ठीक, एमसीक्यू वाला, उसमें आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ले आएंगे। सेम कहानी हिंदी के साथ, सॉरी इंग्लिश के साथ भी है, यहाँ पर भी आप 90 प्लस ला सकते हो। तो इन तीनों को अगर देखें तो आपका 270, और हम लोगों का जो टारगेट है वो लक्ष्य क्या है, तो अब की बार 400 पार, ठीक। तो जो लक्ष्य है वो अपना क्या है, अब की बार 400 पार। तो 400 पार करने के लिए अब देखें तो इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ रहे हैं हम लोग, तो कितना बच रहा है, 130 और चाहिए मिनिमम, कम से कम 130 मार्क्स। और सब्जेक्ट आपका उधर कितना, 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप बताइए कि वो 200 में क्या हम लोग 150 भी नहीं ला सकते हैं, ठीक। तो अगर 150 भी लाते हैं तो आप 270 प्लस 150 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 420। ये मैं चल रहा हूँ जहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि ये मिनिमम एक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, अपने आप को बूस्टअप करते हो, तो आप आराम से 450 प्लस जा सकते हो। बस उसके लिए फिर आपको इन दोनों विषयों पर भी, आपके फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। और जानते हो कि आज के डेट में जो बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका स्तर अगर आप पिछले 5-7 साल का क्वेश्चन का ढंग से अध्ययन कर लो तो आप आराम से उसमें बेहतर रिजल्ट कर सकते हो। अब रहा क्या कि सर हम लोग तो, आप तो मैथ पढ़ाते हो तो आज हिंदी लेकर आए हो, तो अभी कुछ नहीं मैं बोलूँगा, जब ये क्लास होगा तो आप बोलिएगा कि नहीं सर आप हिंदी ही पढ़ाइए, मैथ छोड़ दीजिए। लेकिन मैथ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैथ मेरा मुख्य सब्जेक्ट है और आज तक मुझे जो भी पहचान मिली है वो मैथ से। अब हिंदी बचपन से मुझे पढ़ने का शौक था और आ रहा है, तो ये लगा कि आज के समय में देखता हूँ कि ये आपका एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट बन चुका है आज के डेट में, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बच्चे इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कारण उसका है कि सर कोई हिंदी पढ़ाने वाले ढंग के मिलते नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ जब मैंने देखा तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर वो क्षमता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊँ, तो मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया, ठीक। और बच्चों का एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अब मैं ये आशा करूँगा कि आप लोगों के तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। तो अब हम लोग ज़्यादा भाषण नहीं, अब अपने काम पर चलते हैं, ठीक। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का, तो ये अपना क्या है, वर्ण विचार, ठीक। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण विचार। तो हम लोग व्याकरण और आपका दिगंत भाग 2, इन दोनों का तैयारी करेंगे। तो पहले हम लोग जो है हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने बुक में आएंगे दिगंत भाग 2 में। तो ये जो वर्ण विचार है ये आपके हिंदी व्याकरण का सबसे पहला अध्याय है, और पूरे व्याकरण को समझने के लिए इस चैप्टर को या इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर एक एग्जाम्स में जहाँ पर भी हिंदी पूछे जाते हैं आपको ये मिलता है, ठीक। तो अब देखो कि वर्ण को लोगों को क्यों जानने का, जैसे देखिए हम लोग अलग अलग लोग जो हैं सभी, चाहे जीव हो, कोई भी जीव हो,
चाहे कोई जानवर हो या हम मानव हो या अपने आसपास पंखा ही चल रहा होता है, तो हर एक का अपना एक ध्वनि है। लेकिन अन्य जीव जो है मानव को छोड़कर वो सभी बोल नहीं सकते हैं, अपने आप के अपने किसी भी बातों को एक दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये गुण केवल किसके अंदर है? मानव के अंदर। तो मानव जो है अपने आप का जब क्रमिक विकास किया तो उसे अपने चीज़ों को समझने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए भाषा का जरूरत पड़ा। अब भाषा में भी फिर क्या जरूरत महसूस हुआ कि अब कोई बात अगर हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से बोलें कि सभी लोग उसको समझें। तो आप पुराने समय से देखते आओगे कि अलग अलग गुफाओं में भी, जैसे प्राचीन काल की गुफाएं होते हैं, तो आप देखोगे कि लोग चित्रों के माध्यम से बहुत बातों को लिख गए। जैसे अपने देश में ही भीमखेटका गुफा है, वहाँ आप देखोगे कि बहुत सारे चित्र बने हुए हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को बताएं। ठीक, तो जो पुराने समय में थे, लोगों को उतना ज्ञान नहीं था, तो पुराने समय के जो भी आपको ये लिखे हुए चीज़ मिलते हैं उन सबको हम लोग क्या देखते हैं? चित्रलिपि में लिखे हुए। लेकिन हम लोग अब उतना इतिहास का नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने हिंदी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का ये समझना है सबसे पहले कि वर्ण विचार में हम लोग किसकी बात करेंगे। तो वर्ण है क्या? तो वर्ण ये होता है कि जब हम लोग किसी चीज को उच्चारित करते हैं या हम कोई चीज बोलते हैं तो जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के ही लिखित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, तो ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है? तो एक आपका क्या है, कोई बात आप बोल रहे हो, कोई भी चीज उच्चारित कर रहे हो, तो उसका जो बोलने वाला रूप है, मौखिक रूप आप कह सकते हो, वह क्या कहलाता है? ध्वनि। और जो हम लोग उसको लिखित रूप देते हैं तो वही क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक, लेकिन वर्ण और ध्वनि को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर एक लिपि क्या है। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि लिपि क्या है? तो किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए हम लोग जिस चिन्ह या संकेत का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि। बात समझ में आ गया? लिपि क्या है? तो किसी भी भाषा, चाहे हम लोग का हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, फिर क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा हो, बांग्ला भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, ये सब, या विदेशी भी जितनी भाषाएं, जर्मन भाषा हो, स्पेनिश हो, तो इन सभी भाषाओं को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम लोग उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन संकेतों को या उन चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो जो हमारी हिंदी भाषा है, ठीक, या कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में। कौन सी? तो देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि में केवल हिंदी ही भाषा नहीं है, आपकी संस्कृत भाषा भी है, आपका नेपाली भाषा भी है, आपका मराठी भाषा भी है। तो ये सभी जो भाषाएं हैं या किस में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि में। और भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं, तो वो सभी भाषाएं जो निकल कर आई हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि। जितने भी भारतीय भाषाएं हैं, या यूं कहें कि वर्तमान में जो देवनागरी लिपि में हम लोग लिख रहे हैं, वो सभी एक रूप है किसका? ब्राह्मी लिपि का। और ब्राह्मी लिपि दो धारा में बटा अपने देश में, एक उत्तर धारा और एक दक्षिण धारा। तो उत्तर धारा में अपना जैसे हिंदी हो गया, ठीक, बांग्ला हो गया, ये सभी जो हैं, हिंदी, बांग्ला, मराठी, ये सभी आपका सबका सब ब्राह्मी लिपि से आया है। और उत्तर धारा में आपका कौन आ गया? हिंदी, संस्कृत, फिर आपका क्या कहते हैं, बांग्ला भाषा, ये सब उत्तर धारा का हिस्सा था। और दक्षिण धारा में हम लोग जब जाते हैं तो दक्षिण धारा में आपका तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयाली हो गया, ये सब जो भाषाएं हैं ये दक्षिण धारा से निकलकर आगे
प्रचलित रूप में आए। और आप ब्राह्मी लिपि में जब लिखते हो किन्हीं भी बातों को, तो हमेशा हम लोग किससे लिखते हैं? बाएं से दाएं ओर, ठीक, बाएं से दाएं की ओर, ठीक। हम लोग देखते हैं कि अपने कॉपी पे हम लोग लिखते हैं या कोई किताब में ही कुछ बातें लिखे हुए हैं, तो हमेशा आप कैसे देखते हो? बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो अब जैसे देखिए कि ब्राह्मी लिपि से ही हमारा आगे चलकर कौन सा बना? देवनागरी लिपि, ठीक। बहुत सारी लिपियां हैं, तो लेकिन वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं वह क्या है? आपका देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि में जब हम लोग आते हैं तो आपका हिंदी भाषा, संस्कृत, मराठी, नेपाली, जो अपने बगल में देश है वहाँ की जो लिपि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देवनागरी। और बच्चों इसको याद रखना है, क्योंकि आपके परीक्षा में, बोर्ड में ये पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, तो वहाँ जवाब क्या होगा हम लोगों का? देवनागरी लिपि। उसी तरह से हम लोगों से ये भी पूछा जाता है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी हुई है, तो वहाँ क्या देंगे जवाब? एक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पंजाबी भाषा, ठीक, वो किस लिपि में लिखी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा किसमें? गुरुमुखी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जाता है, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम भारतीय भाषा देवनागरी में है, ठीक। तो एक गुरुमुखी जो है भारतीय और एक बांग्ला, ये जो प्रमुख भाषाओं में स्थान रखता है। तो ये आपका बांग्ला तो बांग्ला लिपि में है, और पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में है, जिसका विकास 16वीं सदी में आपका हुआ था, ठीक। तो हम लोग चलिए इतिहास की उतनी बात नहीं करते हैं, जो प्रमुख प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो पहला क्या याद रखना है कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली किस लिपि में है? ये सभी भाषाएं, तो क्या कहेंगे हम लोग? देवनागरी लिपि। याद रहेगा कौन सा? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में लिखने का क्या क्रम है? तो बाएं से दाएं की ओर। हमेशा हम लोग किधर से लिखते हैं? बाएं से दाएं। दूसरा पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा किस में है? गुरुमुखी लिपि में, ठीक। तीसरा उर्दू या फारसी, चूंकि अपने बोर्ड में, बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में उर्दू हिंदी का एक वैकल्पिक ऑप्शन होता है, तो बहुत सारे बच्चे हिंदी लेते हैं, बहुत सारे उर्दू लेते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ दिया जाता है कि उर्दू या फारसी किस लिपि में लिखी गई है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? फारसी में, ठीक। अरबी भाषा जो है वो अरबी लिपि में लिखी गई है। अब इन दोनों लिपि का जो है फारसी और अरबी, इसमें अरबी, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? तो दाएं से बाएं। इसमें जो लिखे जाते हैं वह आपका क्या होता है? दाएं से बाएं। ये ध्यान रखना है आपको कि आपका फारसी लिपि और अरबी लिपि में लिखने का क्या तरीका है कि आप किधर से लिखोगे? दाएं से बाएं की ओर। और जो हमारा देवनागरी है इसमें लिखने का क्या क्रम है? बाएं से दाएं। ये बात समझ में आ गया? तो इसको याद भी रखना है। और ऐसे प्रश्न पूछते हैं अरबी भाषा में लिखने का या अरबी लिपि में लिखने का क्या क्रम है, तो वहाँ हम लोग जवाब क्या देंगे? दाएं से बाएं। और देवनागरी में लिखने का क्या क्रम है? तो बाएं से दाएं। अब आपको देवनागरी तो अच्छे से पता है, चूंकि हम लोगों का लिखना पढ़ना सबका सब किस में होता है? देवनागरी लिपि में। फिर हम लोग आते हैं बांग्ला भाषा, तो बांग्ला लिपि में लिखी हुई है। अंग्रेजी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, ये जो 4 भाषाएं हैं विदेशी, ये सभी किस में है? रोमन लिपि में, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये 4 भाषाएं किस में हैं? देवनागरी लिपि में। दूसरा आपका पंजाबी भाषा किस लिपि में है? तो गुरुमुखी लिपि में। तीसरी बात कि आपका बांग्ला भाषा किस में है? तो बांग्ला लिपि में। फिर हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि आपका अंग्रेजी, अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी, स्पेनिश और जर्मन, ये किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो रोमन लिपि में। उर्दू भाषा किस में है? तो हम लोग क्या कहेंगे? उर्दू भाषा को किस में बोलेंगे? बताइए जल्दी से। तो उर्दू भाषा जो है आपका, उर्दू और फारसी, ये दोनों आपका किस में लिखा हुआ है? फारसी लिपि में। उसके बाद अरबी लिपि जो है ये आपका किस में है? अरबी लिपि में, ठीक।
उसके बाद बांग्ला, बांग्ला में हो गया, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, ये सभी क्या है आपके रोमन लिपि में। तो लिपि समझ में आ गया। तो लिपि हम लोग किससे बोलते हैं, तो किसी भी भाषा में जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनको बताने के लिए, लिखने के लिए हम लोग जिन संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कि खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक, अब वर्ण को ही हम लोग अक्षर भी बोलते हैं। अब देखो अक्षर बोलते हैं तो अब क्या है, क्षर मतलब होता है कि जो टूटने योग्य हो, टूटे, जिसका टुकड़ा किया जा सके, खंडित खंडित किया जा सके, या जो नाश होने योग्य हो, तो उसे हम लोग क्षर कहते हैं। अब ओ लग गया तो अक्षर का मतलब जिसको कि आप खंडित नहीं कर सकते हो। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि कहने का मतलब जो भी हम लोग उच्चारित करते हैं, तो जो आवाज बाहर निकलती है ध्वनि के रूप में, तो उसमें उसी को हम लोग जब लिखित रूप में लाते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, वर्ण। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, तो वर्ण हम लोग क्या बोलेंगे कि ध्वनि के लिखित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण, और ध्वनि को जब हम लोग मौखिक रूप में ही कहते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि। ठीक, अब देखिए आप, जो लेखन की दृष्टि से भाषा की, अब इसको भी याद रखना है, एक होता है लिखने के तरीके से, एक होता है बोलने के तरीके से या उच्चारण के तरीके से। तो लेखन की दृष्टि से हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वर्ण को। लेखन मतलब लिखने का, जब हम लोग किसी चीज को लिखते हैं ध्वनि को, तो उसमें जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो आपका कौन है, वर्ण है। और दूसरी बात, जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, ध्वनि को। अच्छा, ध्वनि लिखा गया है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्वनि। ठीक, तो क्या कहा, लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, हम लोग वर्ण कहते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्वनि कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई पूछे तो ध्वनि नाम लिखना है। क्योंकि हम लोग जब बचपन से कोई चीज़ बोलते हैं, जब पहली बार बोलना सीखते हैं, या बच्चों को जब ओ आ ये सब सिखाया जाता है, तो पहले उनको उच्चारण करके बताया जाता है, फिर उनको लिखना सिखाया जाता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम लोग ध्वनि कहेंगे। और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। वर्ण किसको कहेंगे, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। तो वर्ण क्या होता है ये समझ में आ गया। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। हाँ, स्वाति प्रिया फारसी बता रही थी, हाँ बिल्कुल सही, उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी गई है। ठीक, तो अब हम लोग वर्ण समझ चुके हैं। तो वर्ण किसे कहेंगे, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक, वर्ण को ही हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, अक्षर। वर्ण और ध्वनि में अंतर कोई पूछे तो क्या कहेंगे, उच्चारित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि, और लिखने वाले रूप को या लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्णमाला का। ठीक, तो वर्णमाला सर क्या है, तो वर्णमाला हम लोग क्या कहेंगे, तो कोई भी वर्ण जो है तो उसके क्रमबद्ध रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध रूप को या वर्णों के व्यवस्थित रूप को, मतलब एक तरीका से हम लोग उसको व्यवस्थित जब कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब बच्चों ये याद रखना है कि वर्णमाला जो है को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, लिपि चिन्ह। याद रखना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि वर्ण इनमें से लिपि चिन्ह कौन है। ठीक, प्रश्न क्या देगा कि इनमें से लिपि चिन्ह कौन है, तो कहा मान लीजिए वर्ण, वर्णमाला, या फिर आपको ध्वनि, इस तरह से ऑप्शन बना देगा। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि लिपि चिन्ह किसे कहते हैं, तो वर्णमाला को। ठीक, इसके बाद आइए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अब एक सवाल आगे चलकर मिलेगा, उसको मैं बाद में दूर करूंगा।
पहले समझ लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण? 52, जिसमें कि आपके 11 क्या है? स्वर हैं, और 39 व्यंजन हैं, और 2 जो है आपके अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक। तो अब एक सवाल होता है कि सर मैंने तो पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन, उस पर मैं आ रहा हूं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 52 कौन है। तो क्या याद रखना कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण? 52। और ये अपने ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो ये जो मैंने लिस्ट बना रखा है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि इसको आप प्रॉपर जो है अपने कॉपी पर लिख लेंगे, ताकि इनको याद रखो आप, और इनका एक बार आप नियमित रूप से, वैसे मैं इसका आपको फॉर्मेट भेज भी दूंगा, ताकि आपका अगर कहीं कुछ छूट जाए या आप नहीं लिख पाए हो तो आप देख लेना। काजल कुमारी बता रही हैं 52। हाँ बिल्कुल काजल, सही है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। ठीक। अब उन 52 वर्णों में से 11 आपके कौन है? स्वर, और 39 क्या है आपके? व्यंजन, और 2 तो 39 और 11 क्या हो गया? 50, और 2 जो है अयोगवाह कहलाते हैं, जिसको कि अंग और आह, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को क्या बोला गया? अयोगवाह। ना इनको स्वर में रखा गया है, ना ही व्यंजन में रखा गया। आगे चल के हम लोग इन सबको भी पढ़ेंगे। फिलहाल अब आते हैं तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी? 11। अयोगवाह कितने? 2। ठीक। स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी? 25। स्पर्श क्यों कहते हैं? तो जब हम लोग इन व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई उच्चारित होती है ये ध्वनियाँ, तो इसलिए इन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कि जैसे आप जब क बोलते हो तो क से जब आवाज निकलता है तो कंठ से उच्चारित होता है, लेकिन उस समय जब आप उच्चारित करते हो तो हवा जो है जीभ को स्पर्श करती हुई या मुंह के विभिन्न भागों से स्पर्श करती हुई, कभी मूर्धा से, कभी तालु से, ठीक, कभी ओष्ठ से, तो इस तरह से बाहर आती है। तो इसलिए इन सभी वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी? 25। अब इनमें आपका कौन आ गया? क वर्ग, जैसे का खा गा गा अंगा, फिर च वर्ग चा छा जा झा या, ट वर्ग टा ठा डा ढा ना, त वर्ग ता था धा धा नो, प वर्ग प फ ब भ मो। तो ये सब जो हैं ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। इसे हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे जब इनको विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीज मिल जाएगा। अब थोड़ा सा एक बात याद रखना है कि सर, और एक बात, उच्चारण का जो है आपके एग्जाम में हर साल एक प्रश्न होता है कि कोई एक वर्ण देगा, कहेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चों आप लोग उच्चारण स्थान को आज तक रटे होंगे, मैं आपको एक तरीका समझा दूंगा जिससे कि आप आराम से याद रख सकोगे। कभी भूल भी जाओगे तो उस क्रम को याद रखना, उस क्रम से आप अपने आप बाहर उस बता सकते हो कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है। तो पहले, अभी वो थोड़ा सा बाद में चलकर पढ़ेंगे उच्चारण स्थान को, पहले इन सभी वर्णों के बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो आपका यो, र, ल और व, इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ क्यों कहते हैं? कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो आवाज जो है अंदर से आता हुआ महसूस होता है। जैसे आप यो का उच्चारण करो य, तो आपको लगेगा कि आपके हृदय के पास से ध्वनि बाहर निकल रही है। आप लोग अभी सब लोग जो है अपने घर में बैठकर और बेवकूफ़ वाला काम करें। जैसे मैं बोलूँगा यो तो आप भी बोलिए, तो आपको अपने आप ये सब परिभाषा याद रखें। और याद रखिए, दुनिया की सबसे जो वैज्ञानिक भाषा है वो आपकी कौन है? संस्कृत। लेकिन संस्कृत से ही अपभ्रंश होकर हिंदी बना है, तो जो गुण वहाँ है वही सब यहाँ भी है। तो सबसे वैज्ञानिक है, और में लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन अपने में आप जहाँ से बोलते हो, कहाँ से कौन निकल कर आ रहा है, हर एक को उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसको आप, अगर आप केवल भाषा के तरह समझोगे तो नहीं, इसको आप साइंस के तरह समझिए तो बहुत मजा आएगा। अब रहा क्या कि अंतःस्थ व्यंजन की बात कर रहा था मैं। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या कहा? कि वो व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या होता है? अंदर से ध्वनि निकलती हुई महसूस होती है। तो आप जैसे बोले या, तो आप देखिए यहाँ हृदय के पास अपने हाथ को रखेंगे और बोलिए या, तो आपको देखिए यहाँ कंपन महसूस होगा। तो इससे आपको ये पता चला, बोलिए या,
सभी लोग बोलिए य, र, ला, वा। अपने हृदय के पास हाथ को रखिए तो आपको देखिए यहाँ पर कंपन महसूस होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, अंतःस्थ, मतलब जो अंदर के स्थान से बाहर आए। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी, 4। कौन कौन, य, र, ल और व। अब आप याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में इसे पूछता है प्रश्न, अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। आज तो मैं इन सब टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, अगले सप्ताह हम आएंगे इन सब हिंदी वर्णमाला में 100 प्रश्नों के साथ। ठीक, 100 प्रश्नों के साथ में आऊंगा और उन 100 प्रश्नों में हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब से किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब वो सेशन करेंगे तब आप लोगों को महसूस होगा कि ये आज का ये सेशन कितना महत्वपूर्ण था और कितना आसानी से आप उन सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। चलिए अगली हम लोग आते हैं उष्म व्यंजन। अब इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। अब उष्म व्यंजन में आपके कौन आते हैं, तो तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और एक आपका हा आता है। अब इसको सर उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, तो जब इनका उच्चारण करते हैं तो हम लोगों को देखिएगा आप मुंह से गर्म हवा आपको महसूस होगा, जैसे स बोलिए तो आपको लगेगा कि गर्म हवा। इसका ये कारण है कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है हमारे मुख के विभिन्न भागों से घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकलती है। अब जानते हो, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि घर्षण कभी भी होगा, जैसे हम अपने हाथ को ही रगड़ें तो क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। तो जब वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उच्चारण के समय, तो उस समय आपको घर्षण उत्पन्न होती है और उस घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है। तो इसलिए उसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, वो आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिलहाल आप लोग क्या याद रखेंगे, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन कितनी, 4। कौन कौन, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन में आपका कौन आ जाता है, तो संयुक्त व्यंजन में आपका जो है आएगा कौन, छा, फिर त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक, इन चारों व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो ये मूल व्यंजन में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। ठीक, और इनका जो निर्माण हुआ वो 2 व्यंजन के मिलने से बना और उन दोनों व्यंजन के बीच में कोई स्वर नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब जैसे छ है, तो छ जो है आपका किससे बना, तो का से, सा से और आ से। ठीक, आपको पूछेगा कि छ जो है कैसे बना है। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे, या तो का हलंत, सा हलंत और आ, नहीं तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हो, का प्लस पूरा सा लिखेंगे। ठीक है, हलंत लगा कर नहीं लिखेंगे, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। अब सर कौन सही है, तो दोनों सही है। दोनों एक साथ आपके ऑप्शन नहीं बनते हैं, इनमें से कोई एक ही रहेगा। बात समझ गए। तो अब त्रा है, तो त्रा कैसे बना है, तो इन सब चीजों को हम लोग आगे चलकर विस्तार से पढ़ेंगे। ता हलंत प्लस रा। ठीक, या आप ता हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ लिख सकते हैं। तो इन सबको ग्यों तो जा और यों के मिलने से बना है, सात तालव्य स्व और र के मिलने से बना है। तो इस तरह से ये जो है 2 संयुक्त व्यंजन के 2 व्यंजनों के मिलने से बने हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त क्यों नाम पड़ा, तो जब भी आप रा और आधा का उच्चारण करते हो, जैसे पढ़ना, ठीक, सड़क, तो आप देखोगे कि आपकी जिह्वा जो है ऊपर की ओर उठकर, उचित मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, तो ऊपर की ओर उठकर आपके मूर्धा से जाकर टकराती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, और इनका एक खासियत है कि ये जब भी बनेंगे, याद रखना है, जैसे कभी हम लोग का होता है ना शुद्ध वर्तनी क्या है,
तो हमेशा याद रखना द्विगुण व्यंजन जब भी आते हैं प्रयोग में किसी शब्द में, तो वो या तो उनके बीच में आएंगे या फिर उनके अंत में आएंगे। जैसे सड़क देख लो, रगड़ देख लो, करक देख लो, कंकड़ देख लो, इन सब शब्दों में आप क्या देख रहे हो कि र जो आ रहा है आपको अंत में। पढ़ना देख लो, कहाँ आ रहा है आपका बीच में। कभी भी आपका ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इनसे कोई ये जो व्यंजन, ये जो वर्ण है, इन ये प्रयोग में किसी शब्द के प्रारंभ में होंगे। तो अगर कहीं प्रारंभ में इसका प्रयोग हो रखा है तो वो आप समझ लीजिए कि वह क्या है, गलत शब्द लिखा हुआ है। ठीक, तो द्विगुण या उच्चिप्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी? 2। कौन कौन? तो सीधा सा हम लोग याद रखें, बड़ी रा और ढा। ठीक, ऐसे बिंदु लगाते हैं ना नीचे, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी? 44। तो सर अब कौन सा जवाब दें? तो 52 लिखें या 44 लिखें? ठीक, तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे मूल वर्ण पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? अगर मूल वर्ण पूछा जा रहा है तो मूल वर्ण की संख्या आप कितनी बताओगे? 44। मूल वर्णों की संख्या कितनी? 44, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन होते हैं। समझ में आ गया? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या होगी? जवाब 52। और हिंदी वर्णमाला के मूल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितना कहेंगे हम लोग? 44, 44। बात समझ में आ गया? अच्छा, हिंदी वर्णमाला के मूल वर्णों में स्वर की संख्या कितनी? 11। व्यंजन की संख्या कितनी? 33। यही अगर हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों में पूछे स्वर की संख्या तो 11, व्यंजन की संख्या 39, और दो जो होते हैं 39, 11, 50, और दो आपके कौन होंगे? तो दो को हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग वाह। कौन कौन? तो अनुस्वार और विसर्ग, अंग और आह। ठीक, तो ये जो लिस्ट है आप इसको अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, इस लिस्ट को आप अच्छे से याद रखोगे क्योंकि आपके एग्जाम में इस लिस्ट से एक तो प्रश्न कम से कम निश्चित रूप से होगा ही होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन स्वर को या फिर ये जो हमारे कुल वर्ण हैं 52, ये कौन कौन है। ठीक, तो अब आते हैं अपने हिंदी वर्णमाला में। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले कौन है? स्वर। कौन है आपका? स्वर। और स्वर को हम लोग देखते हैं तो स्वर आपके कौन कौन? स्वर कौन कौन हो गया आपका? तो आ ई उ री ए ओ औ, अंग। अंग नहीं, अंग और आ आपके क्या है? अयोगवाह है। तो इनकी संख्या आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने हैं? 11 है। कौन कौन? आ ई उ री ए ओ औ, इनकी संख्या कितनी? 11। ठीक, दूसरा हम लोग अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहते हैं? तो ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये स्वर के भी तरह कभी काम करते हैं और कभी व्यंजन के भी तरह काम करते हैं, और जब भी ये होते हैं तो ये ओ के योग से वहन करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम पड़ा है? अयोगवाह। ये कितने? तो 2। कौन कौन? तो अंग और आ, इनकी संख्या कितनी? 2। अब हम लोग बात करते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की। इनकी संख्या कितनी? 25। और ये कौन कौन होते हैं? तो कवर्ग, क ख ग घ अंगा, चवर्ग, च छ ज झ या, टवर्ग, ट ठ ड ढ न, कवर्ग, त थ द ध न, पवर्ग, प फ ब भ म। ठीक, इनको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी क्यों करते हैं? क्योंकि इनको जो है एक वर्ग के अंदर रखा गया। जैसे कवर्ग बोलने से आपको क ख ग घ अंगा का मतलब समझ में आता है, चवर्ग बोलने से आपका च छ ज झ यहाँ आता है। और एक बात याद रखना, इन चारों को हम लोग च छ ज झ यहाँ को, इन 4 वर्णों को हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी। ठीक, तो क्या कहेंगे हम लोग? 4। कौन कौन? च छ ज झ, ये या नहीं आता है। स्पर्श संघर्षी में आपका या जो है ये उस श्रेणी में नहीं आता है। केवल स्पर्शी संघर्षों की संख्या कितनी? 4 होती है। कौन कौन? च छ ज झ, बस। ठीक, इसके बाद टवर्ग, ट ठ ड ढ न, ये आपका क्या हो गया?
ये भी स्पर्श। स्पर्श क्यों कहते हैं इसको, कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनके उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है। ठीक, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, जीवा मतलब जीभ। तो जब हम लोग इनका उच्चारण करते हैं तो आप देखोगे जीभ जो है आपके मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करेगी। अब हम लोग बात करते हैं फिर तवर्ग। तो तवर्ग कौन कौन, त था दाधा ना, पवर्ग पापा बाबा माँ। अब इन में देखिए तो टोटल कितने वर्ग हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो इसलिए इनकी संख्या 5 गुना 5 कितनी हो गई, 25। तो यही आपको यहाँ पर इनकी संख्या लिख रखी है। समझ में आया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इन स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के बाद हम लोगों का इसमें एक बात और समझना है हम लोग को। जैसे प्रत्येक वर्ग का आपसे पूछे पहला वर्ण, ठीक, तो का चा टा ता पा ऐसे याद रखना है। कचट तप, कचट तप, ठीक। तो कचट तप आप इसको याद रख लो तो स्पर्शी व्यंजन आपका आराम से समझ में आ जाएगा। ये क्रम है इनका, ठीक। तो कचट तप, कचट तप, कचट तप ऐसे आप दोहराइए, अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि ये क्रम है इनका लिखने का, ठीक। तो इनमें जो को चा का चा टा ता पा ये चारों पांचों आए हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पहला वर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग, पहला वर्ण, ठीक। फिर ये जो खा छा ठा था पा आए हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा वर्ण, ठीक। वर्ग का कौन सा वर्ण, दूसरा वर्ण, इसको याद रखना, वर्ग का दूसरा वर्ण, ठीक। फिर गा जा डा दा बा इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा वर्ण। कौन सा, तीसरा वर्ण। फिर आपको घा झा ढा धा मा इन अभा इन चारों को क्या कहते हैं हम लोग, चौथा वर्ण। सॉरी, पांचों को क्या बोलते हैं हम लोग, चौथा वर्ण। और ये जो है अंगा या ना और मा, इन पांचों को हम लोग क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं हम लोग, पंचमा अक्षर या पंचम वर्ण भी कहते हैं। इनको नासिक भी कहा जाता है। नासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक। और आपको महसूस होगा कि नाक से बोल रहा है व्यक्ति, ठीक। तो इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ा है, नासिक भी, ठीक। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कौन होगा। तो जैसे क वर्ग में का, च वर्ग में च, ट वर्ग में आपका ट, त वर्ग में त, प वर्ग में प। स्वाति प्रिया बता रहे हैं 33, काजल 44। सही है स्वाति, मूल वर्णों की संख्या काजल कितनी होती है, 44, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपके स्पर्श या स्पर्शी या वर्गीय, ये 3 नाम है, स्पर्श या स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। तो इनमें कुल संख्या इनकी कितनी, 25, ठीक। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। तो 5 और 5 का गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 25। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अंतः अस्त व्यंजन। ये आप लोग पहले ही बता चुका हूं कि या रा ला और वाह। अंतःस्थ क्यों कहते थे, कि इनका उच्चारण अंदर से, अंदर मतलब हृदय से निकलता हुआ महसूस होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी, 4। फिर देखिए उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन कौन हो गया, तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा। उष्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो हवा आपको गर्म हवा या उष्म हवा आपको महसूस होती है, इसलिए हम लोग इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बता ही दिया है आप लोगों को कि 2 व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी, 4। यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट है, पीछे केवल क्या था, उनका संख्या लिखा हुआ था। यहाँ पर आपको कौन कौन उस वर्ण में आते हैं इन सब का चर्चा किया गया है। फिर द्विगुण या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त बता ही चुका हूँ कि जब आप बोलते हो इनके उच्चारण में जीवा जाकर कहाँ से, मूर्धा से टकराती है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी और द्विगुण व्यंजन भी। ये
आपके कौन है, तो र और ढ। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग एक बात समझते हैं कि सर जरा आप जो है, तो आप जो है जरा ये गिनती जो है प्रॉपर हम लोगों को समझाइए, 52 का और 44 का। ठीक, तो अब समझिए 52 गिनती या 44 गिनती क्या क्या है। ठीक, तो हम लोग अब आते हैं 52 की, पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो 52 को हम लोग दो में बांटते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। दूसरा क्या, व्यंजन। अब स्वर की संख्या आपको पता है 11, व्यंजन में 25 जो है आपके कौन है, स्पर्श व्यंजन में 25 कौन, स्पर्श व्यंजन। फिर आप आगे बढ़ते हो, 4 आपके कौन है, अंतःस्थ व्यंजन। 4 आपके कौन हो गए, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक, फिर 4 आपके कौन हो गए, उष्म व्यंजन। 4 कौन हो गए, उष्म व्यंजन। और फिर 4 कौन हो गए, संयुक्त व्यंजन। 4 कौन, संयुक्त व्यंजन। और 2 कौन, तो द्विगुण व्यंजन। अब इनको अगर आप टोटल करते हो, इनका हम लोग जब टोटल करें तो ये देखिए संख्या 25, 4 29, 4 33, 4 37, 2 39। आपसे पहले बोला था क्या मैंने, 39 हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों में अगर व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो कितनी, 39। स्वर की संख्या कितनी, 11। तो सर 39 और 11 तो 50 ही आया। तो अब 2 कौन, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवा। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी, तो 2। तो अब अपने गिनती को देखें तो 11 प्लस 39 प्लस 2 कितना आ गया, 52। कितना, 52। तो इसलिए क्या कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, 52। ठीक, 11 स्वर, 39 व्यंजन और 2 क्या होता है आपके, अयोगवा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो हो गया कुल वर्णों की। अब आप जो कह रहे थे कि 44 वर्ण जो होते हैं वो कौन है, तो मूल वर्ण की जब बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में मूल वर्ण, मूल वर्ण। ठीक, तो मूल वर्ण कहने का मतलब वो आपको कुछ वर्ण जैसे क्या है कि आपका संयुक्त हो गया, इन सबको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो मूल वर्ण की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके 11 स्वर होंगे और व्यंजन कितने होंगे, 33। व्यंजन कितने, 33। ये याद रखना है। और प्रश्न में देखिए आप कि मूल में पूछा गया है मूल व्यंजन की संख्या या सीधा कुल व्यंजन की संख्या, तो इसको ध्यान में रखना। और कभी भी आप देखोगे कि 33 और 39 एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक, अगर आ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि मूल में वर्ण में पूछ रहा है या क्या पूछा जा रहा है। तो अब देखिए ये जो 11 स्वर हैं और ये व्यंजन 33 हैं, तो स्वर तो आपको पता है अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये आपका 11 हो गया। और व्यंजन की बात करें तो 25 आपके कौन, स्पर्श व्यंजन। 25 कौन आपके, तो स्पर्श व्यंजन। ठीक, फिर 4 कौन आपके, तो उस अंतःस्थ व्यंजन। 4 कौन, अंतःस्थ। मूल वर्णों की हम बात कर रहे हैं, मूल व्यंजन। तो 25 स्पर्श, 4 अंतःस्थ। फिर 4 हम लोग बात करें तो 4 को हम लोग क्या कहेंगे, उष्म। 4 आपका कौन, उष्म। तो अब देखिए 25, 4 29, 4 33, इनकी कुल गिनती क्या आ गई, 33। ठीक, तो यही आपके मूल व्यंजन है, समझ गए ना। बाद में आपको संयुक्त और द्विगुण जो है ये बाद में जोड़ा गया, तो इसलिए उसको हम लोग मूल वर्ण नहीं बोलते हैं। तो अगर कभी मूल वर्ण में स्वर की संख्या 11। अब स्वर दोनों ही स्थिति में 11-11 है। ठीक, चाहे आपसे कुल में पूछ दिया जाए या फिर आपसे मूल में पूछा जाए, तो स्वर क्या है, दोनों ही जगहों पर गिनती में कितने हैं, 11 है। ठीक, और व्यंजन की बात करें तो मूल में आपका 33 है और अगर कुल में पूछा जाए तो कुल व्यंजन कितने हैं, 39 है। समझ में आया।
कौन कौन है ये लिस्ट मैंने आपको जोड़कर बता दिया। इधर भी मूल व्यंजन आपके कौन कौन है ये भी मैंने बताया है। तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि 44 मूल वर्ण कौन कौन है और आपके कुल वर्णमाला में 52 वर्ण कौन है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण कौन है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। स्वाति प्रिया बता रहे हैं हाँ सर ठीक है। स्वाति प्रिया कहें 4 उष्म, बिल्कुल सही स्वाति, 4 उष्म है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में देख ही चुके हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है, सॉरी ठीक। तो हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण कितने 44, वो मैंने बता ही दिया कि ये आपका जो है ये कौन हो गया स्पर्श, स्पर्श का दूसरा नाम स्पर्शी भी कहते हैं, और एक का क्या नाम दिया गया वर्गीय। वर्गीय इसलिए इसे हम लोग कवर्ग, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग और पवर्ग, इन 5 वर्गों में बांटते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग एक क्या नाम देते हैं स्पर्श या स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। और फिर ये देखिए यार अलावा आपका कौन हो गया अंतःस्थ, ठीक, कौन हो गया अंतःस्थ, और सा और हा ये आपका कौन हो गया उष्म, ठीक। तो यही आपका कितना 33 व्यंजन और स्वर कितने 11, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि वर्ण के प्रकार की बात करेंगे। तो वर्ण के प्रकार हम लोग कहें उच्चारण, जो चीज उच्चारित करते हैं उसको, या जो प्रयोग में लाते हैं लिखते समय, ठीक। तो उच्चारण या प्रयोग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया 2 भागों में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या कहा तो जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाए, या हम लोग ये कहें कि जिसके उच्चारण में जो है हवा मुख के किसी भी भाग से नहीं टकराती है, या कहें कि जिसके उच्चारण में कोई अवरोध या व्यवरोध उत्पन्न ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं स्वर, ठीक। और व्यंजन क्या कहेंगे तो जो किसी अन्य वर्ण में कौन स्वर, तो जो किसी स्वर की सहायता से बोली जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं व्यंजन। अब सर ये कैसे आप कहते हो किसी स्वर की सहायता से, तो अभी आप लोगों को मैं कह रहा हूं जल्दी से सब लोग उच्चारण कीजिए। तो का बोलिए, खुद से बोलिए, अपने आप समझ में आएगा, बोलिए का। मैं क्या कह रहा हूं का बोलने, आ नहीं, का केवल बोलना है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आप का उच्चारण कर रहे हैं तो आ जो है पीछे से अपने आप आ जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ आप इसका का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते। तो इसके उच्चारण के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ रही है आप कोई भी बोल कर देखो, चाहे ही बोलो, चाहे तो अंत में आ सुनाई पड़ रहा है आपको, ठीक। तो आप ये देखते हो कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से कभी नहीं बोले जा सकते। आपको अगर केवल चा या केवल का या खा कोई भी बोलने कहा जाए तो अपने आप उसके अंत में आपको अ सुनाई देगा, अ उच्चारित हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये परिभाषा कहते हैं कि व्यंजन वर्ण जो किसकी सहायता से बोली जाए, स्वर की सहायता से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग उच्चारण या प्रयोग, उच्चारण मतलब जो चीज बोलते हैं ध्वनि के रूप में, या फिर प्रयोग लिखते समय जो हम लोग करते हैं, तो उसके आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। एक को हम लोग क्या कहते हैं स्वर वर्ण, और दूसरे को क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता ना ली जाए, या जिसके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, या जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है या उच्चारित की जाती है, उस वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे तो जिसके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़े, स्वर वर्ण की, उसे हम लोग क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्वर वर्ण की, ठीक। तो स्वर वर्ण आपको पहले ही अभी बोला है मैंने, वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्वर वर्ण। या एक और परिभाषा इसका क्या दिया गया है, तो वह वर्ण जिसके उच्चारण में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न ना हो, ठीक। तो उस वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं
स्वर वर्ण। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सर स्वर वर्ण के प्रकार। ठीक, तो स्वर वर्ण को हम लोग दो आधार पर लिखते हैं या वर्गीकृत करते हैं। एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर कि वो जो वर्ण बने हैं या उच्चारित हुए हैं तो वो कैसे हुए हैं, तो उसको हम लोग उत्पत्ति या क्या बोलते हैं, व्युत्पत्ति। तो एक उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा हम लोग उच्चारण काल। उच्चारण काल का मतलब उसको बोलने में या उसके उच्चारण में जो समय लगता है, काल मतलब समय, तो उसके उच्चारण में जो समय लगता है, या उसी को आप देखोगे बहुत जगह मात्रा के आधार पर भी लिखा होगा, उच्चारण काल या मात्रा। ठीक, तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर तो हम लोग वर्ण को दो प्रकार से स्वर वर्ण को बांटते हैं, एक व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। ठीक, अब हम लोग व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर बोलते हैं तो ह्रस्व स्वर या मूल या लघु या एक मात्रिक, क्या क्या इनका नाम है, ह्रस्व स्वर या मूल, मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। दूसरा आपका मूल दीर्घ स्वर या इसको हम लोग सजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक, अब याद रखना है कि जैसे कहेगा आपसे उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो क्या जवाब, तीन। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तीन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो आंसर तीन। फिर आपसे अगर पूछूं उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तब भी जवाब क्या होगा आपका, तीन। तो अब देखो कि ह्रस्व या मूल या लघु या एक मात्रिक स्वर। हाँ बिल्कुल काजल सही कह रहे हैं, स्वाति सही, तीन जवाब है। नेक्स्ट हम लोग मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर क्यों कहते हैं, अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे। इसके बाद संयुक्त स्वर। अब संयुक्त व्यंजन पढ़ा था आपने, याद रखना एक संयुक्त स्वर है, या इसको हम लोग विजातीय स्वर भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, इन सबको हम लोग संयुक्त स्वर मतलब जो दो स्वर वर्णों के मेल से बने होते हैं। अब इसको विजातीय क्यों कहते हैं, जो दो दोनों स्वर आए हैं वो दोनों स्वर आपके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और दीर्घ या सजातीय इसको क्यों नाम देते हैं कि ये जो दो स्वरों के मेल से बने हैं तो दोनों स्वर क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे आ और आ के मिलने से क्या बन गया, आ। ठीक, या ई और ई के मिलने से दीर्घ ई, या ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ। तो इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर। सजातीय स्वर एक ही जैसे स्वर के मेल से बने होते हैं, और संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर ये दो भिन्न स्वरों के मेल से बने होते हैं। ठीक, अब उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर अब इन सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उच्चारण काल उत्पत्ति के आधार पर वर्ण स्वर वर्ण के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, तीन। उसमें पहला क्या था, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, या इसको लघु स्वर भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो वह स्वर जो इसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े। ठीक, तो क्या कहेंगे हम लोग, वह स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। ठीक, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर। अब कहोगे कि सर स्वर ही तो किसी और के मिलने से नहीं बना है, तो एक बात समझ लीजिए जैसे मान लो हम हैं तो हमारे माता पिता हैं, तो अब माता पिता हैं तब तो मैं हूं, लेकिन हम जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो वहां पर माता पिता को लाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग उस तरह से इसको समझ रहे हैं। तो आपको वह स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, या इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, मतलब बहुत ही कम समय लगता है। जैसे आ बोलिए, आ, जोर से बोलिए, आ ई उ री, तो इसमें क्या देख रहे हो आप, आ ई उ री बोलिए तो तुरंत आप बोल पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व या मूल स्वर। अब इनकी संख्या कितनी होती है, चार। कौन कौन, आ ई उ और री। ये याद रखना, आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि ह्रस्व या मूल स्वर की संख्या कितनी, तो आपका उत्तर क्या होगा, चार। क्या जवाब देंगे हम लोग, चार देंगे। अगर कभी पूछा बिल्कुल सही,
स्वाति प्रिया कह रहे हैं कि सर अब कल, कोई बात नहीं है, बस ये कर लेता हूँ उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग कल बात करेंगे। आज स्वर वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तब कल जो है हम लोग व्यंजन में आएंगे। ठीक है स्वाति, बस 5 मिनट और। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आ, ई, उ और री, इन चारों को हम लोग क्या नाम देते हैं? ह्रस्व या मूल स्वर। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं क्या? मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। तो ये क्या कहा? वह स्वर जो दो समान मूल स्वरों के मिलने से बनता है। ठीक, तो क्या कहेंगे हम लोग? सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जो दो समान मूल स्वर के मिलने से बना है। जैसे आ को देखिए आप, आ है तो ये किससे बना है? आ और आ। ठीक, फिर हम लोग दीर्घ ई को देखते हैं तो ये किससे बना है? तो ई और ई, ई प्लस ई, तो ये दीर्घ ई। फिर दीर्घ ऊ को देखते हैं तो ये किससे? ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ। ठीक, तो यहाँ क्या देख रहे हो कि दोनों समान मिलकर बन रहे हैं, दोनों समान मूल स्वर के मिलने से बने हैं। तो इसलिए इनको चूंकि समान जाति से मिलने से बने हैं तो इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी? 3। कौन कौन? ये याद रखना है, आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या कहा? तो वह स्वर जो दो भिन्न स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं। ठीक, पहले बोला था मैंने, वह स्वर जो दो भिन्न स्वर के आपस में मिलने से बनते हैं। अब जैसे आप देखो, अब समझ जाते, एक बात समझना बस, बहुत मजेदार है। जैसे देखो आप मूल स्वर को देखें तो आ, फिर ई, उ और री, ये आपके चारों कौन है? मूल स्वर। अब आप क्रम से चलो, जैसे आ और ई को मिलाते हैं तो जब आ और ई मिलेगा आपका तो आपका कौन बनेगा? ए। ठीक, आप ए का जब उच्चारण करते हो तो आप ए ए। ठीक, तो आ और ई की ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो आ और ई के मिलने से क्या बना है? ए। अब फिर देखना, आ और ए, अब देखना ध्यान से, आ और ई, जैसे इन दोनों को एक क्रम से लेकर चले तो आ और ई के मिलने से ए बन गया। फिर उसी तरह से आ हमेशा प्रारंभ में आएगा, आ, और जो ठीक ऊपर आया है ए, तो इन दोनों के मेल से कौन बनेगा? अ। तो आप इसका जब उच्चारण करते हो तो अ, तो ये अ। ठीक, तो आ और ए के मेल से बना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए। अब ये जब दोनों ग्रुप कंप्लीट हुआ तो आप फिर आप किसको? आ को किससे मिलाओगे? ऊ से। तो आ को जब ऊ से मिलाते हैं तो आ प्लस ऊ। ठीक, आ प्लस ऊ, तो आपका कौन बन रहा है? ओ। कौन बनेगा? ओ। आ प्लस ऊ को जब मिलाए तो क्या बनता है? ओ। और फिर आ और ओ को जब मिलाते हो तो आपका कौन बन जाता है? औ। तो अब औ का उच्चारण जब करो तो औ। ठीक, औ, तो आ और ओ ऐसी ध्वनि सुनाई देती है तो इससे हम लोग औ बनता है। तो अब आप क्या देख रहे हो इन चारों में? 1, 2, 3 और 4, इन चारों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो भिन्न स्वर दिख रहा है ना, दो भिन्न स्वर के मेल से बने हैं ये स्वर। यहां भी आप देखिए आ और ए दोनों भिन्न हैं तो ये आपका ए बना। ठीक, तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि दो भिन्न स्वर के मेल से बने होते हैं, तो चूंकि दोनों अलग अलग स्वर हैं तो इसलिए इसका हम लोग एक नाम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर भी इसे कहते हैं। ठीक, चूंकि दोनों अलग अलग जाति से बने होते हैं तो इसलिए इसका हम लोग एक नाम विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार? 3। पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। दूसरा हम लोग मूल दीर्घ स्वर कहते हैं या उसको सजातीय स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी? 3। ठीक, तो टोटल 11 था। 11 में 4 आपका मूल स्वर हो गया, फिर प्लस 3 दीर्घ स्वर, 3 दीर्घ स्वर
और फिर +4 आपके संयुक्त स्वर। ठीक, 4 संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को हम लोग विजातीय स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार टोटल स्वर आपका ये 3 भागों में बटा है। इससे हम लोग उत्पत्ति, चूंकि यहाँ देख रहे हैं ना कैसे बना, ये किसके मिलने से बना है, तो उत्पत्ति इसकी कैसे हुई है, इसके आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। तो ये आपके समझ में आ गया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। बिल्कुल स्वाति, सही जवाब 3। तो आज जो है हम लोग अब स्वर का उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए। अब हम लोगों का जो इसमें बच रहा है, बस 2 मिनट और लूँगा। तो अब इसमें हम लोगों का जो बचा हुआ टॉपिक है वो आपका, हम लोग एक बात करेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार, और अगले क्लास में हम लोग उच्चारण काल के आधार पर पहला, और दूसरा फिर हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक, फिर किसकी बात करेंगे, व्यंजन वर्ण के प्रकारों की, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। ठीक, और ये दोनों जब हो जाएगा ये नेक्स्ट क्लास में, तो अगले सप्ताह जब हम लोग मिलेंगे तो इन सभी चैप्टर्स पर आधारित 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का हम लोग लेंगे, उसको करेंगे। और साथ ही साथ पहले इस 100 प्रश्न को करने से पहले हम लोग अपना जो है उच्चारण स्थान पढ़ लेंगे। ठीक, और उच्चारण स्थान आपको याद करवाने का एक तरीका सिखाऊंगा, जिस तरीका से आप आज तक नहीं पढ़े होंगे, और इसको पढ़ने के बाद आप बहुत ही आसानी से उच्चारण स्थान को समझ सकते हो, और आपको कभी लाइफ में उच्चारण स्थान में समस्या नहीं आएगी। आप फिर दूसरे को भी समझा सकते हो, बता सकते हो, वो तरीका समझाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अपना अगले दिन के लिए टॉपिक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं, और आप लोग आज उसका प्रॉपर एक अभ्यास, सॉरी एक नोट्स प्रॉपर बना लेंगे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए आप लोगों को धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो थोड़ा सा भाई लोग और जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात याद रखें, ये केवल आपके बोर्ड के ही परीक्षाओं में के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि आपके बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आने वाला है। तो आप ये मत सोचना कि, और ये टॉपिक आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे के भी जो बच्चे हैं वो सभी इसको पढ़ सकते हैं, सब कोई जान सकते हैं। तो आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ज़रूर इसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।